हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने सिलेबस में आगे बढ़ते हुए चैप्टर 4 देखेंगे। और चैप्टर 4 क्या है? क्रम विकास एवं अनुकूलन, एवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन, जो हम लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम में जिसमें से 15 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। तो इस चैप्टर को भी हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से जानकारी लेना है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में जो हम लोगों को पढ़ना है वो टॉपिक क्या है। तो क्रम विकास या एवोल्यूशन किसको कहते हैं, इसको हम लोग अभी शॉर्ट में समझते हैं, बाद में हम लोग और अच्छे से इसको देखेंगे। तो क्रम विकास क्या है? देखो, वर्तमान समय में जितने भी जीव जंतु हम लोग हमारे समक्ष प्रस्तुत है, हम लोग जितने भी जीव जंतुओं को देखते हैं वो किसी न किसी पूर्वज से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो इनके जो पूर्वज थे वो इनकी तुलना में अपेक्षाकृत बहुत ही सरल थे। और धीरे धीरे इनमें क्या हुआ, वातावरण के अनुसार, क्योंकि वातावरण एक समान कभी नहीं रहता है, लगातार इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो वातावरण के अनुसार ये पूर्वज जो थे, सरल जीव जो थे, वो अपने आप को परिवर्तित करते गए, इनमें चेंजेस आता गया और इनमें नए गुणों का विकास होता गया। तो चूँकि ये सभी परिवर्तन जीव जंतुओं में अनुकूलन का विकास करने के लिए हुआ और पीढ़ी दर पीढ़ी इनमें क्या हुआ, बहुत सारे चेंजेस आते गए और इन नई जातियों की उत्पत्ति होती गई। तो क्रम विकास या इवोल्यूशन में मेनली हम लोग क्या देखेंगे कि जो पूर्वज सरल जीव थे उनसे अधिक विकसित या जटिल जीवों की उत्पत्ति या विकास किस प्रकार से हुआ, और इससे संबंधित कुछ सिद्धांतों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अनुकूलन क्या है कि वातावरण में जो लगातार परिवर्तन हो रहा है उसके अनुसार जीव अपने आप में किस प्रकार चेंजेस लाते हैं, उस वातावरण में अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को ढालने के लिए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुकूलन। तो वातावरण तो सभी जगह एक समान नहीं है। हम लोग देखते हैं कहीं पे ठंडा है, कहीं पे काफ़ी गर्मी है, कहीं पे डेजर्ट या मरुस्थल है। तो उस अनुसार सभी जीव अपने आप को ढालते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुकूलन। तो इसके अंतर्गत हम लोग इस टॉपिक के इस पाठ में हम लोग क्रम विकास और अनुकूलन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग कई टॉपिक्स के बारे में जानकारी लेंगे, तो जिसको हम लोग अभी एक बार यहाँ पे देख लेंगे, समझ लेंगे कि इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग एक एक करके 1 बाय 1 एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग फर्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग जब क्रम विकास के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या देखें कि जो जितने भी जीव हैं उनके अपने पूर्वज से उत्पन्न हुए। तो हमारे दिमाग में ज़रूर ये सवाल आना चाहिए कि आखिर हमारे पूर्वज जो थे वो कैसे उत्पन्न हुए। तो यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी पे जो प्रथम जीव था वो किस प्रकार और कब उत्पन्न हुआ। तो इन सब टॉपिक को भी हम लोग इस पाठ में, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे टॉपिक वो क्या है? पृथ्वी की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ अर्थ। दूसरा जो टॉपिक हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? पृथ्वी पर प्रथम जीव की उत्पत्ति और इससे जुड़े हुए कुछ सिद्धांत है जो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। थर्ड जो टॉपिक है वो है क्रम विकास या इवोल्यूशन और इसके सिद्धांत, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से 2 सिद्धांत, लामार्कवाद, इसके साथ साथ नौ लामार्कवाद, डार्विनवाद और नौ डार्विनवाद के बारे में चर्चा करेंगे। फोर्थ जो टॉपिक है वो है क्रम विकास के सिद्धांत के प्रमाण या एविडेंसेस। तो इसमें हम लोग 3 तरह के एविडेंसेस के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट है बाह्य आकृतिक प्रमाण या मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, जिसमें समजात अंग, समवृत्त अंग, अवशेषी अंग के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे।
दूसरा जो है प्रमाण वो है जीवाश्म विज्ञान द्वारा पर प्रमाण या पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। तीसरा जो प्रमाण है वो भ्रूण विज्ञान द्वारा प्रमाण या एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंसेस। तो इस प्रकार पांचवा जो टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है अनुकूलन या एडेप्टेशन, जिसमें हम लोग आकृतिक अनुकूलन, शारीरिक अनुकूलन और व्यवहारिक अनुकूलन के बारे में स्टडी करेंगे। तो 1 बाय 1 हम लोग एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हम लोग अपने पहले टॉपिक जो कि पृथ्वी की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ अर्थ है उसके बारे में जानेंगे, जानकारी लेंगे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति अभी नहीं हुई है, बहुत साल पहले हुई है। कब हुई है? करीब 450 करोड़ वर्ष पूर्व। ये एक मार्क्स का क्वेश्चन भी तुम लोगों को आता है। करीब 450 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो इतने वर्ष पहले तो हम लोग कोई भी वैज्ञानिक या कोई भी इसका कैसे उत्पत्ति हुआ इसको हम लोग तो देख नहीं पाए, लेकिन हमारे वैज्ञानिक जो लगातार इसका अध्ययन किए और इसके जो कुछ प्रमाण मिले थे उसके अनुसार वैज्ञानिकों का 2 प्रमुख मत या विचारधारा पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में है, जिसको हम लोग अभी देखेंगे। तो वैज्ञानिकों का सबसे पहला जो मत या विचारधारा था उसके अनुसार क्या कहा गया कि जो आदिकाल में जो सूर्य था वो उसके 9 टुकड़े हुए थे और ये टुकड़े सूर्य के चारों ओर उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये 9 टुकड़े सूर्य की परिक्रमा करने लगे और इस तरह से सूर्य और उसके 9 ग्रह यानी सोलर सिस्टम या सौर परिवार का निर्माण हुआ, जिसमें हमारा पृथ्वी जो है वो चौथा ग्रह के रूप में है। लेकिन इस विचारधारा को भी बाद में आधुनिक काल के जो वैज्ञानिक थे वो गलत बता दिए। अब इनका क्या कहना था? आधुनिक काल के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या अपना विचारधारा दिया कि सूर्य और इसके दूसरे ग्रह की उत्पत्ति एक अत्यंत गर्म तथा तीव्र गति से घूमते हुए कॉस्मिक धूल व गैसों के बादल के एक गोले इस स्पिनिंग मोल्टेन फायर बॉल से एक साथ ही हुआ है। और ये बहुत ज़्यादा गर्म और तीव्र गति से घूमने वाले धूल और गैसों के जो बादल थे उनमें जो उपस्थित था वो था मुक्त परमाणुओं का ये बादल बना हुआ था, जिसमें अधिकांश भाग क्या थे? हाइड्रोजन परमाणु के थे। तो घूर्णन तथा गुरुत्वाकर्षण के कारण ये परमाणु अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में व्यवस्थित होते चले गए, जिसमें 3 मुख्य परत निर्माण हुआ, जिसमें अधिक भार वाले जो तत्व थे वो बीचों बीच एकत्र हो गए, जिसको क्या कहा गया? आंतरिक भाग या कोर। पृथ्वी का आंतरिक भाग या कोर, जिसमें मुख्य रूप से आयरन, निकल, कॉपर आदि तत्व जो थे कम सबसे ज़्यादा भार वाले वो यहाँ पे एकत्रित हो गए। उससे हल्के जो तत्व थे वो दूसरा जो परत था उसके वहाँ पे एकत्रित हुए, व्यवस्थित हो गए, जिसमें एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर आदि तत्व थे, जिनको मेंटल कहा गया। मध्य कवच को क्या कहा गया? मेंटल। और जो सबसे हल्के तत्व जो थे जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम आदि, वो सबसे बाहरी जो परत था उसमें व्यवस्थित हो गए और इसको क्या कहा गया? इससे पृथ्वी का वातावरण का निर्माण हुआ। तो आधुनिक वैज्ञानिक इसी विचारधारा को मानते हैं और यही अभी चल रहा है। तो आज का भी जो वातावरण है उसमें हम लोग देखते हैं कि इन्हीं गैसों की मुख्य रूप से प्रधानता है। तो तब जो पृथ्वी बनी थी उसके अनुसार ये बहुत गर्म, अत्यंत गर्म अवस्था में थी
और ये धीरे धीरे ठंडी होने लगी और इसके मुक्त परमाणु जो थे वो आपस में संयोग करके यौगिक बनाने लगे। किंतु तब का वातावरण जो पृथ्वी का था वो इतना अधिक तापक्रम था इसका, इतना गर्म थी पृथ्वी कि ये यौगिक बनते तो थे, लेकिन क्या होता था, ये गर्मी के वजह से, तापमान के वजह से टूट जाते थे। तो कई लाख वर्ष बाद फिर धीरे धीरे पृथ्वी जो थी वो ठंडी होती गई और एक बार में तो इतना ठंडा नहीं होगा, बहुत समय लगा इसको ठंडा होने में। और तब हाइड्रोजन की सक्रियता जो थी वो सबसे अधिक थी, इसलिए पुनः हाइड्रोजन क्या किया, हाइड्रोजन तत्व जो था वो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि से संयोग करके पुनः यौगिक का निर्माण करने लगे। तो हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से संयोग करके मीथेन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से संयोग करके अमोनिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके जल वाष्प, जल नहीं जल का वाष्प, क्योंकि तब पृथ्वी बहुत तप्त था, गर्म था, इसलिए जल नहीं जल के वाष्प के रूप में इन यौगिकों का निर्माण हुआ। तो वायुमंडल के जितने भी ऑक्सीजन थे तब जो उपस्थित थे वो जल के निर्माण में समाप्त हो गए, क्योंकि हाइड्रोजन जो था वो ऑक्सीजन से संयोग करके जलवाष्प बना दे रहा था। तो तब पृथ्वी पे ऑक्सीजन की कमी रही, यानी आदि वातावरण जो था, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो था अर्थ का, वो कैसा था, अवकारक, रिड्यूसिंग क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी थी। अब समय के साथ पृथ्वी और ठंडी हो गई और इस पर उभार और गड्ढे जैसी रचना बनने लगी। तो उभार जो बना पृथ्वी के ऊपर, उनसे क्या निर्माण हुआ, पहाड़ और पठार, और जो इसके ऊपर गड्ढे बने उनसे समुद्र, झील आदि का बाद में कालांतर में निर्माण होता गया। तो आदि पृथ्वी जो जल थे वो जलवाष्प के रूप में थे, आदि पृथ्वी के ऊपर जो जल थे वो किस रूप में थे, जलवाष्प के रूप में। तो जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, जलवाष्प संघनित होकर बादल बने, बादल फिर बारिश के रूप में पृथ्वी पर आने लगे, और जैसे जैसे बारिश का जल पृथ्वी पे वायुमंडल से होकर आने लगा, वैसे वैसे ये पृथ्वी पे बने हुए जो गड्ढे थे जो उनमें भरते गए, और इसके साथ जो वायुमंडल में मीथेन, अमोनिया आदि जो निर्माण हो चुका था यौगिक का, वो भी इस जल के साथ सम्मिलित होके गड्ढों में भरते गए, और इस प्रकार सागर, नदी, झील आदि का निर्माण हुआ। तो आदि समुद्र जो झील आदि समुद्र का निर्माण हुआ, प्रिमिटिव सी, जहाँ पे हम लोग मानते हैं कि जीव की उत्पत्ति सबसे पहले जल में हुई। तो आदि समुद्र या प्रिमिटिव सी जो था वो किस प्रकार का था और वहाँ पे किस प्रकार की क्रियाएं हुई उसको हम लोग देखेंगे। तो वर्षा का जल समुद्र में एकत्रित हुआ, हम लोग अभी देखें, और साथ में इस जल के साथ साथ में जितने भी यौगिक थे, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक जो वातावरण में मौजूद थे, तब वो जल के साथ घुलकर इस समुद्र में, प्रिमिटिव समुद्र में संचित होते गए, और जिससे एक शोरबा जैसा समुद्री जल जो था वो शोरबा जैसा बन गया। अब इन पदार्थों के घुलने से एक ऐसी स्थिति का निर्माण हुआ जिसमें जीव उत्पन्न हो सके। ठीक है, तो आदि समुद्र में एक ऐसा परिवेश बना जिसमें कि जीव का उत्पन्न होना संभव दिखाई देने लगा। तो इस जो शोरबा पे या जो समुद्र का जल था उसके ऊपर जब सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ी, अल्ट्रावायलेट रेज पड़ी, तो ये अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती रहीं, जिससे समुद्र में स्थित अणुओं का आपस में, जो समुद्री जल में जो यौगिक उपस्थित थे उनके आपस में संयोग करने से सरल शर्करा जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन आदि का संश्लेषण होने लगा, जिससे जल, अब स्टार्च ग्लूकोज क्या है हम लोग जानते हैं, तो इससे जल में भोजन का भंडार बनने लगा, बढ़ने लगा।
अब अणुओं के बीच प्रतिक्रिया होती रही और सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेस पड़ने से इन अणुओं के बीच में जो जल में जो यौगिक थे, अणु थे, उनके बीच में प्रतिक्रिया होती रही और फलस्वरूप धीरे धीरे अमीनो अम्ल का संश्लेषण हुआ। और एमिनो अम्ल क्या का इकाई है? प्रोटीन का। तो इससे प्रोटीन का भी निर्माण हो गया। इसके बाद क्रमशः प्यूरिन, पायरिमिडीन और इनसे न्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण हुआ। न्यूक्लियोटाइड के द्वारा डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण हुआ और न्यूक्लिक अम्ल की प्रोटीन अणुओं से क्रिया होकर अब न्यूक्लिक अम्ल भी बन गया, प्रोटीन भी बन गया। तो न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन के साथ क्रिया करके न्यूक्लियो प्रोटीन का संश्लेषण हुआ। न्यूक्लियो प्रोटीन अणुओं के चारों तरफ प्रोटीन का एक आवरण जमा होने लगा और जमा होकर सबसे पहले प्रोटोवायरस का विकास हुआ। तो इस प्रकार एक प्रोटोवायरस का विकास हुआ। प्रोटोवायरस ये चारों तरफ से वसीय आवरण से घिरे हुए थे। जो वसीय आवरण क्या का था? लेसिथिन, सिफिलिन का। तो इस प्रकार जो जटिल यौगिक बना उसको वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? कोएसरवेट। कोएसरवेट जटिल यौगिक से ही जीव की उत्पत्ति मानी गई है। तो कोएसरवेट से सबसे पहले क्या जीव उत्पन्न हुआ? वायरस। वायरस को ना हम लोग सजीव कह सकते हैं ना निर्जीव, क्योंकि इसके कुछ लक्षण जो हैं वो सजीवों के जैसे हैं तो कुछ लक्षण निर्जीव के जैसे। सजीव के जैसे लक्षण क्या है? क्योंकि जब ये अपना होस्ट बॉडी में या अपना परजीवी बॉडी में जब रहता है तो उसके अंदर सजीव का गुण दिखाता है और जब ये होस्ट बॉडी से बाहर रहता है तो ये निर्जीव के जैसा लक्षण दिखाता है। इसलिए न इसको सजीव न निर्जीव बल्कि सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी के रूप में हम लोग मानते हैं। तो सबसे पहले वायरस से फिर विकास हुआ और जीवाणु या बैक्टीरिया, जो कि सबसे पहले एक कोशिकीय जीव के रूप में इनका विकास हुआ। और ये बैक्टीरिया कैसे थे? परपोषी थे। परपोषी मतलब दूसरे के ऊपर भोजन के लिए आश्रित। तो ये क्या किए? समुद्र के अंदर जो भोजन का भंडार हम लोग देखे, ग्लाइकोजन, स्टार्च बना था, उसको धीरे धीरे ये ख़त्म करने लगे। तो बाद में बैक्टीरिया से केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का निर्माण हुआ और ये केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करने लगे? ये समुद्र के तल में जो अकार्बनिक पदार्थ थे उनको तोड़कर एनर्जी या ऊर्जा और कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करने लगे। केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया से फिर प्रकाश संश्लेषण जीवाणु या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का विकास हुआ और ये सनलाइट की उपस्थिति में भोजन निर्माण कर ऑक्सीजन मुक्त कराने में सक्षम थे, यानी ऑटोट्रॉप्स थे ये स्वयंपोषी बैक्टीरिया। तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग हुआ और ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई, जैसा हम लोग जानते हैं। तो कहा जाता है कि केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया से ही जंतु का विकास हुआ और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से पौधों का विकास हुआ। तो इस प्रकार अनॉक्सी या अवकारक था। पहले पृथ्वी का एटमॉस्फेयर कैसा था? अनॉक्सी या अवकारक, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था। तो जैसे ही फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या प्रकाश संश्लेषण जीवाणु का विकास हुआ तो वायुमंडल का माहौल कैसा हो गया? ऑक्सीय या ऑक्सीकारक में परिवर्तित हो गया, यानी अधिक उन्नत प्रकार के जीवन का विकास होना अब यहाँ पे संभव हो गया। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? फर्स्ट टॉपिक हम लोग जानकारी ले चुके हैं। अब हम लोग अपने दूसरे टॉपिक जो है जीवन की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी देखें कि पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 बिलियन ईयर्स अगो यानी 450 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 4 बिलियन ईयर्स अगो यानी करीब 400 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। तो पृथ्वी पर जीवन की प्रथम बार उत्पत्ति
जल यानी जो आदि समुद्र था उसमें हुई थी, और पृथ्वी पर किस प्रकार प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई, इसके संबंध में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी मत, अपने अपने विचारधारा प्रस्तुत किए हैं। क्योंकि आगे भी हम लोग जानते हैं कि इतने पहले का कोई खास प्रमाण प्रस्तुत नहीं है। तो जितने भी वैज्ञानिक थे उन्होंने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद अपने अपने विचारधारा को प्रस्तुत किया, जिसको अभी हम लोग बारी बारी से कुछ खास विचारधारा जो है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट जो विचारधारा था स्वतः जनन या स्पॉन्टेनियस जेनरेशन। इसमें इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा गया था कि कोई भी जीव, जो पृथ्वी पर फर्स्ट जो जीव की उत्पत्ति हुई अपने आप अजीवी पदार्थ से हुई है। पृथ्वी पर फर्स्ट जीव की उत्पत्ति अपने आप अजीवी पदार्थ से हुई है, यानी नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से हुई है। जैसे माना गया कि कीट पतंगों की ओस की बूंदों से उत्पत्ति हुई है, मेढक दादुर का सूर्य के प्रभाव से तालाब के कीचड़ में मेढक दादुर का अपने आप उत्पत्ति हो गया, मक्खियों का मांस से उत्पत्ति हो गया, तितलियों का छेने से उत्पत्ति हो गया। तो ये माना गया, इसका कोई खास प्रमाण नहीं था। इसलिए 1680 ईस्वी में रेड्डी ने इस मान्यता को खंडित कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो विचारधारा सामने आई वो क्या थी, विशिष्ट सृजनवाद का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये विचारधारा जो थी वो 19वीं शताब्दी के मध्य वैज्ञानिकों का विचार था कि जीव की उत्पत्ति किसी अलौकिक शक्ति मतलब ईश्वर, गॉड, भगवान के द्वारा हुई है, पर इसका कोई वैज्ञानिक प्रूफ, वैज्ञानिक आधार नहीं था। इसलिए वैज्ञानिक इसको प्रमाणित नहीं कर सके और ये विचारधारा भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। बाद में तीसरा एक सिद्धांत सामने आया जो था कॉस्मोजोइक सिद्धांत, जिसमें आर्हेनियस जो थे वो जीव की उत्पत्ति के संबंध में दो बातें उन्होंने सामने रखी। फर्स्ट क्या था कि जीव की उत्पत्ति हुई नहीं बल्कि पदार्थ की तरह सदैव विद्यमान रहा। जिस प्रकार पदार्थ सब समय पृथ्वी पे था, इस तरह इसकी जीव की उत्पत्ति हुई नहीं बल्कि शुरू से ही जीवन पृथ्वी पर था। और दूसरा इसका मान्यता क्या था कि जीव की उत्पत्ति अन्य ग्रहों पर हुई और वहाँ से ये धरती पर स्थानांतरित हुए, और नए जीव की उत्पत्ति जो हुई वो दूसरे ग्रह से पृथ्वी पर आई, जिसको पैंसपर्मिया सिद्धांत भी कहा गया और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन का सिद्धांत भी कहा गया। तो ये भी सिद्धांत बाद में नहीं एक्सेप्ट किया गया, तो क्योंकि इसका भी कोई खास प्रमाण नहीं था। बाद में चौथा विचारधारा जो पॉपुलर हुआ, सामने आया, वो क्या था, आकस्मिक उत्पत्ति या सडन क्रिएशन, जिसमें क्या कहा गया कि जीव का विकास जो है वो अकार्बनिक वातावरण में हुआ होगा, लेकिन आधुनिक जीव रसायन इसके पक्ष में नहीं है। इसलिए ये मत का भी कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था, इसलिए ये भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो बाद में जो थ्योरी आया, पांचवा जो विचारधारा जो ज़्यादा कामयाब हुआ, ज़्यादा माना गया, वो था प्रकृतिवादी सिद्धांत या नेचुरलिस्टिक थ्योरी, और इसी को बायोकेमिकल थ्योरी भी कहा गया। अधिकांश वैज्ञानिकों द्वारा ये सिद्धांत जो है वो मान्यता प्राप्त हुआ। इसको बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसको एक्सेप्ट किया, माना, और इसका कुछ वैज्ञानिक आधार भी सामने आया। इसलिए अभी तक यही थ्योरी हम लोग सबसे ज़्यादा मानते हैं। तो इसके अनुसार आदि समुद्र में जीव के उत्पत्ति के अनुकूल वातावरण में जीव स्वतः उत्पन्न हुए। अभी हम लोग देखें कि पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी पे आदि समुद्र का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो आदि समुद्र में हम लोगों ने क्या देखा कि वहाँ पे कुछ जल के साथ साथ कुछ यौगिक भी मौजूद थे, और इस प्रकार जो आदि समुद्र का जो वातावरण था वो जीवन उत्पत्ति
उत्पत्ति के अनुकूल था और वहाँ पे अपने आप ही जीव की उत्पत्ति हुई। तो जीवन की उत्पत्ति पर ए.आई. ओपेरिन ने सर्वप्रथम एक परिकल्पना प्रस्तुत की और उस परिकल्पना के अनुसार क्या कहा गया कि जीव की उत्पत्ति के पहले आदि समुद्र में अनेक कार्बनिक यौगिक उपस्थित थे जिनके द्वारा जटिल रचनाएं बनी, जिसे जीव उत्पन्न हुए और जिसको हम लोग जीव की संज्ञा दे सकते हैं। तो ए.आई. ओपेरिन का क्या कहना था कि आदि समुद्र में जो यौगिक थे उनसे कार्बनिक अकार्बनिक जो यौगिक थे उनसे कार्बनिक यौगिकों का भी विकास हुआ, उत्पत्ति हुई और उनसे फिर जटिल रचनाएं बनती गई और इस प्रकार जीव की उत्पत्ति वहाँ संभव हुई। तो इसके संबंध में वैज्ञानिक प्रमाण भी उन लोगों ने प्रस्तुत किया। वैज्ञानिक प्रमाण इसका मिलर और यूरे के द्वारा दिया गया, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग प्रकृतिवाद सिद्धांत, नेचुरलिस्टिक थ्योरी या बायोकेमिकल थ्योरी में क्या बात रखी गई कि जीव अनुकूल वातावरण में स्वतः उत्पन्न हुए हैं और इस थ्योरी को किसने दिया? ए.आई. ओपेरिन और साथ में हाल्डेन का भी नाम आता है। तो जीव की उत्पत्ति के संबंध में यही सिद्धांत अब वर्तमान समय में खास रूप से माना गया है। तो इन्होंने क्या कहा कि आदि समुद्र का जो अनुकूल वातावरण था, यानी उस समय जो उसमें अकार्बनिक पदार्थ थे, उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज सूर्य की पड़ी और आपस में ये पदार्थ क्रियाएं करते रहे और जिसके कारण कार्बनिक पदार्थ बना और ये कार्बनिक पदार्थों में भी लगातार क्रियाएं होती रही, जिसके कारण उनसे भी जटिल रचनाएं बनी और इन्हीं जटिल रचनाओं के द्वारा जीव की उत्पत्ति हुई। यानी इनका सिद्धांत जो था कि जीव अनुकूल वातावरण में स्वतः ही उत्पन्न हुए हैं, अपने आप ही क्रियाएं करके उत्पन्न हुए हैं। तो इस थ्योरी का जो ओपेरिन और हाल्डेन ने जो जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत में थ्योरी दिया, नेचुरलिस्टिक थ्योरी, उसका प्रायोगिक प्रमाण एस.एल. मिलर और हेरोल्ड यूरे ने 1953 ईस्वी में शिकागो में किया। तो इसका प्रमाण, प्रायोगिक प्रमाण किसने दिया ये याद रखोगे, एस.एल. मिलर और हेरोल्ड यूरे। उनके गुरु हेरोल्ड यूरे दोनों ने मिलके 1953 में शिकागो में प्रयोग किया, जिससे यह प्रमाणित किया गया कि उनकी थ्योरी जो है वो सही है। तो इस प्रयोग के द्वारा यह तथ्य प्रकट किया गया कि मीथेन, अमोनिया, जल, हाइड्रोजन जो आदि समुद्र में मौजूद थे, उनका विद्युत विसर्जन द्वारा कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण संभव है। तो इन्होंने एक खास प्रयोग किया, जिसके लिए इन्होंने विभिन्न उपकरण को एक खास तरीके से सजाया, जिसको अभी हम लोग देखेंगे। तो इन्होंने उपकरण को देखो इस तरह से सजाया था, तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है। क्या किया था इन्होंने कि एक विशिष्ट फ्लास्क, ये देख रहे हो, एक विशिष्ट फ्लास्क लिया गया था और इस फ्लास्क में अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण लिया गया था और इस फ्लास्क को एक अन्य जलयुक्त फ्लास्क से जोड़ा गया है। देखो ये अन्य एक जलयुक्त फ्लास्क है, जिसके द्वारा इस विशेष फ्लास्क को जोड़कर रखा गया और ये जो विशिष्ट फ्लास्क था, इसमें इलेक्ट्रोड्स जुड़ा हुआ था, विद्युतों, ये जो देखो दो इलेक्ट्रोड्स जुड़ा हुआ है, जिससे तड़ित उत्पन्न किया, विद्युत विसर्जन द्वारा तड़ित उत्पन्न किया गया और यहाँ 75,000 वोल्ट जो ऊर्जा है वो प्रदान किया गया और इस विशेष फ्लास्क को बाद में एक कंडेंसर से, संघनक से जोड़ा गया था, जहाँ से जब जलवाष्प गुजरेगी तो वो ठंडा होकर यू आकार की एक नली यहाँ देखो जुड़ी है, इसमें जाके जमा होगी। तो इस प्रकार उन्होंने ये उपकरण को सजाया और इन्होंने लगभग सप्ताह भर
ये प्रयोग किया। तो यहाँ से जलवाष्प गर्म होके जल जो था वो जलवाष्प के रूप में गर्म होके यहाँ जाता था और यहाँ पे जलवाष्प, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, देखो यहाँ दिखाया गया है, ये सभी का मिश्रण यहाँ पे था। और यहाँ पे सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट रेस थी और जो उस समय का जो तापमान था वो क्रिएट करने का कोशिश किया गया और तब देखा गया कि इनसे जो प्रतिक्रिया हो रही थी तो क्या उसका रिज़ल्ट हुआ। तो उस जलवाष्प जो बना इसके बाद वो इस संघनक से होके कंडेंसर से होकर ठंडा होकर, क्योंकि यहाँ पे देखो हॉट H2O और यहाँ पे कोल्ड H2O द्वारा इसको हॉट H2O इससे होके जा रहा है और बाहर से ठंडा पानी जो था वो कनेक्टेड था, जिसके कारण वो पानी जो इधर से निकल रहा था वो जलवाष्प ठंडा होके इस यू नली में जमा हो रहा था। तो लगभग सप्ताह भर के प्रयोग के बाद यू नली में जो तरल जमा हुआ, जो लिक्विड यहाँ पे जमा हुआ, उसको रासायनिक विश्लेषण किया गया। तो क्या देखा गया कि इस लिक्विड में एल्डिहाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, ग्लाइसिन जो कि एक एमिनो एसिड है, ये सभी इस जो तरल पदार्थ जमा हुआ था उसमें पाया गया, जो पहले यहाँ पे नहीं था। तो इस प्रकार यूरे एंड मिलर जो निष्कर्ष निकाले कि जब आदि समुद्र में भी इसी तरह का वातावरण था तो वहाँ पे भी एमिनो अम्ल की उत्पत्ति इसी प्रकार तड़ित एवं अल्ट्रावायलेट रेस के प्रभाव से हुई है। और जब एमिनो एसिड बना तो उससे प्रोटीन बना, प्रोटीन से न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए से न्यूक्लियोप्रोटीन, और इस प्रकार धीरे धीरे जीव की संरचना हुई। तो इन्होंने जो अपना ए.आई. ओपेरिन और हाल्डेन के द्वारा जो नेचुरलिस्टिक थ्योरी जो दिया गया था कि जीव की उत्पत्ति अनुकूल वातावरण में स्वतः हुई है, तो अनुकूल वातावरण कब था, जब यहाँ पे ये सभी यौगिक अकार्बनिक यौगिक मौजूद थे और उनके ऊपर ताप का प्रभाव पड़ा। ताप के प्रभाव पड़ने से कार्बनिक पदार्थ बने, कार्बनिक पदार्थ से जटिल रचनाएं बनी और उसके द्वारा जीव की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार वो एसिल मिलर और हेरोल्ड यूरे द्वारा इस उनके सिद्धांत की, प्राकृतिकवाद सिद्धांत की का प्रूफ दिया गया, प्रमाण दिया गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में जैव विकास या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन और इसके सिद्धांत के बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।